everyone, very warm and very cheerful welcome to all of you. Myself यशस्वी व्यास from Resonance Pre-Medical Department. तो बच्चों आज स्टार्ट करने वाले हैं हम युग्मक जनन यानी गैमेटोजेनेसिस। जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारा चल रहा है चैप्टर अभी क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन मानव जनन, जिसमें हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ओवरऑल कंप्लीट कर चुके हैं एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा स्टार्ट होने वाला है आज वो है युग्मक जनन यानी कि गैमेटोजेनेसिस, जिससे अभी इस नीट 2022 में क्वेश्चन आए थे। स्पर्मेटोजेनेसिस से भी आया था और oogenesis से भी क्वेश्चन आए थे, यानी कि इसी टॉपिक से अभी नीट 2022 में आपके क्वेश्चन आया है। तो एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर हम गैमेटोजेनेसिस यानी कि युग्मक जनन। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं हम? गैमेटोजेनेसिस, राइट। इंग्लिश में इसको हम क्या बोलेंगे? गैमेटोजेनेसिस। वेट अ सेकेंड। ओके, गैमेटोजेनेसिस नाम से ही पता पड़ रहा है आपको, युग्मक जनन यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसमें कि किसका निर्माण होता है? युग्मकों का निर्माण होता है। द फॉर्मेशन इन विच गैमेट्स आर फॉर्म्ड, युग्मकों का बनना ही कहलाता है युग्मक जनन यानी कि गैमेटोजेनेसिस। अब वो गैमेट्स डिफरेंट हो सकते हैं, मेल में अलग गैमेट्स होंगे, फीमेल में अलग गैमेट्स होंगे, यानी कि नर में अलग गैमेट्स होंगे और मादा में अलग गैमेट्स होंगे। तो नरों में गैमेट्स आप जानते हैं किस नाम से बोला जाता है? नरों के अंदर गैमेट्स को देखिए, एक होते हैं नरों में, सबसे पहले अगर मैं बात करूं युग्मकों की, ठीक है, युग्मक की, युग्मक इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको हम? गैमेट, राइट। वो नर में अलग होंगे और मादा में अलग होंगे। नरों के युग्मक को क्या बोला जाता है? गैमेट्स को स्पर्म यानी कि शुक्राणु, और मादा की को क्या बोला जाता है? अंडाणु यानी कि ओवम, ठीक है। तो हम इस टॉपिक के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? इस टॉपिक के हम अंदर पढ़ने वाले हैं इनका फॉर्मेशन यानी कि इनका निर्माण। युग्मकों नरों के अंदर स्पर्म का निर्माण, शुक्राणु का, और मादा के अंदर ओवम अंडाणु का निर्माण ही कहलाता है युग्मक जनन, जो कि इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। प्राथमिक लैंगिक अंग पुरुषों में वृषण किसके अंदर होता है? स्पर्म किसके अंदर बनते हैं? टेस्टिस के अंदर, राइट। टेस्टिस के अंदर बनेंगे। टेस्टिस में, और ये अंडाशय, ठीक है, इसको बोलते हैं हिंदी में वृषण और इसको बोलते हैं हम इंग्लिश में ओवरी या फिर अंडाशय। अंडाशय क्लियर हो गई थी नहीं बात? नरों के अंदर स्पर्म और मादा के अंदर अंडाणु यानी कि ओवम, इनके निर्माण को बोला जाता है युग्मक जनन यानी कि गैमेटोजेनेसिस। प्राथमिक लैंगिक अंग पुरुषों में वृषण और स्त्रियों में अंडाशय युग्मक जनन गैमेटोजेनेसिस विधि द्वारा क्रमशः नर युग्मक यानी शुक्राणु और मादा युग्मक यानी अंडाणु उत्पन्न करते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उत्पन्न करते हैं, देखिए वृषण में यानी कि टेस्टिस में, अभी बात किसकी चल रही है? मेल्स की बात चल रही है, यानी कि नरों की बात चल रही है। वृषण में अपरिपक्व नर जर्म कोशिका। बच्चों सबसे पहले जो प्रोसेस आपका जो पूरा किया जा रहा है स्पर्मेटोजेनेसिस का, यानी कि
नर युग्मक के अंदर जो हम नर युग्मक को जो बना रहे हैं, स्पर्म को, शुक्राणु का जो निर्माण किया जा रहा है, तो उसके अंदर सबसे पहले कौन सी कोशिका होती है? अपरिपक्व नर जन्म कोशिका, जिसको कि क्या बोला जाता है? शुक्राणुजन या फिर स्पर्मेटोगोनिया। इसी के द्वारा क्या होता है? इसी के द्वारा आगे फर्दर स्पर्म का फॉर्मेशन किया जाता है। तो सबसे पहले क्या होगा? अपरिपक्व नर जन्म कोशिका यानी कि शुक्राणुजन, एक वचन में आप बोल सकते हो इसको स्पर्मेटोगोनियम, और प्लूरल में बहुवचन में आप इसको बोलेंगे स्पर्मेटोगोनिया, राइट। शुक्र जनन स्पर्मेटोजेनेसिस द्वारा शुक्राणु उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पे प्रोसेस कौन सी हो गई आपकी? यहाँ पर आपकी प्रोसेस हो गई शुक्र जनन यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस। यहाँ पे जो मेन पॉइंट्स है मैं उनको पहले हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आप उसको देख पाए ठीक से, राइट। प्राथमिक शुक्राणु कोशिका, द्वितीयक शुक्राणु कोशिका, ये द्वितीयक शुक्राणु कोशिका, शुक्राणु प्रसु और एक शुक्राणु जनन। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स हैं जिससे क्वेश्चन बनकर आता है। और ये शुक्राणु स्पर्मेटोगोनिया यानी कि स्पर्म, राइट। तो ये मैंने आपको हाइलाइट्स करके बता दिए। अब इसके अंदर की हम थ्योरी पढ़ते हैं, राइट। इसके अंदर की थ्योरी पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखिए ये बात किसकी चल रही है? ये बात चल रही है नरों में युग्मक जनन। और नरों में युग्मक जनन को क्या बोला जाता है? नरों में युग्मक जनन को बोला जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, राइट। देखिए अब शुक्र जनन, पूरा क्या बोलेंगे हम? शुक्र जनन। स्पर्मेटोजेनेसिस को क्या बोला जाएगा? शुक्र जनन। तो शुक्र जनन स्पर्मेटोजेनेसिस द्वारा शुक्राणु का निर्माण होता है, जो कि किशोरावस्था के समय शुरू होती है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि नरों के अंदर युग्मक जनन जन्म के पहले ही शुरू हो जाता है या फिर जन्म के बाद शुरू होता है? तो कब शुरू होता है? किशोरावस्था के समय। किशोरावस्था के समय यानी कि प्यूबर्टी स्टेज के टाइम पर, प्यूबर्टी के टाइम पर, ड्यूरिंग प्यूबर्टी ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। बट फीमेल्स में जब हम देखेंगे तो वो जन्म के पहले ही oogenesis यानी कि अंड जनन शुरू हो जाता है। तो बेसिक डिफरेंस यहाँ पर सबसे पहला यहाँ पर निकल कर आ चुका है कि जो किशोरावस्था होती है नरों में, तब उस समय ये प्रोसेस शुरू हो जाती है। शुक्रजनक नलिकाओं हमने पढ़ा था, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हमने बढ़ाई थी आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। शुक्रजनक नलिकाओं की भीतरी भित्ति में उपस्थित शुक्राणुजन समसूत्री विभाजन द्वारा संख्या में वृद्धि करते हैं। तो सब बच्चों सबसे पहले क्या होता है? जो शुक्राणुजन कोशिकाएं होती है वो किसके द्वारा विभाजन करती है? सबसे पहले समसूत्री विभाजन यानी कि माइटोटिक डिवीजन। और आप जानते हैं कि माइटोटिक डिवीजन में क्या होता है? संख्या में वृद्धि हो जाती है। एक सेल 2 बनाएगी, 2 से 4 बनेगी, 4 से 8 बनेगी, इस तरीके से अपना नंबर इंक्रीज करती जाती है। तो शुक्राणुजन क्या करेंगे? सबसे पहले समसूत्री विभाजन के द्वारा यानी कि माइटोटिक डिवीजन के द्वारा संख्या में वृद्धि करते हैं। इतनी बात क्लियर है? आगे देखिए, प्रत्येक शुक्राणुजन द्विगुणित होता है, यानी कि क्या बोला जा रहा है आपसे? आपसे बोला जा रहा है कि क्या है? 2n है। क्या है ये? 2n है। 2n का मीनिंग क्या हो गया? द्विगुणित हो गया। तो द्विगुणित संख्या में और आपको पता है माइटोसिस में 2n डिवाइड करेगा 2n में, फिर वो 2n डिवाइड करेगा यानी कि द्विगुणित 2n और 2n में, फिर वो 2n डिवाइड करेगा 2n और 2n में। n का मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम। क्लियर है इतनी बात? आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक शुक्राणुजन द्विगुणित होता है और उसमें 46 गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम होते हैं, ये बात हमको पता ही है। कुछ शुक्राणुजनों में समय समय पर अर्धसूत्री विभाजन या अर्धसूत्रण मियोटिक डिवीजन भी देखने को मिलता है। जब संख्या में वृद्धि करेंगे तब तो कौन सा होगा? माइटोटिक डिवीजन यानी कि समसूत्री विभाजन। लेकिन कुछ समय समय पर मियोटिक डिवीजन भी देखने को मिलता है यानी कि अर्धसूत्री विभाजन भी देखने को मिलता है, जिनको प्राथमिक शुक्राणु कोशिका प्राइमरी
प्राइमरी स्पर्म सेल या फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट आप इसको कह सकते हैं। तो प्राथमिक शुक्राणु कोशिका बनेंगी सबसे पहले, मियोसिस के द्वारा बन जाएंगी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब आगे देखिए, एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका प्रथम अर्धसूत्री विभाजन, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, यहीं पर होगा अर्धसूत्री विभाजन। सबसे पहले किसमें होगा, प्राइमरी शुक्राणु कोशिका के अंदर, प्राथमिक शुक्राणु कोशिका के अंदर यहाँ पर क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन यानी कि न्यूनकारी विभाजन। न्यूनकारी क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो जो 2n है वो 2n डिवाइड करके किस में बदल चुका है, n और n में, यानी कि ये जो 2n था अगर इसके अंदर मियोसिस होगा, मियोसिस का मीनिंग क्या है, मियोसिस का मीनिंग है अर्धसूत्री विभाजन, राइट। तो अर्धसूत्री विभाजन क्या होगा, n में और n में डिवाइड कर देगा। तो यहाँ पर 2n रिड्यूस हो गया नंबर में, इसलिए इसको क्या बोला गया है, न्यूनकारी विभाजन। आगे देखिए, प्राथमिक शुक्राणु कोशिका प्रथम अर्धसूत्री विभाजन को पूरा करते हुए दो समान अगुणित कोशिकाओं की रचना करती है। ये तो क्या था, ये था द्विगुणित, ये हो गया द्विगुणित, और ये कैसे हो गए, ये हो गए अगुणित। क्लियर है इतनी बात, आगे बढ़ते हैं। जिन्हें द्वितीयक शुक्राणु कोशिका यानी कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। ये तो क्या हो गई बच्चों, ये तो हो गई प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, राइट। ये तो क्या होगी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, जो कैसी थी, द्विगुणित थी। उसमें क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन प्रथम होगा और ये किस में बदल जाएगी, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में बदल जाएगी। इस प्रकार उत्पन्न प्रत्येक कोशिका में 23 गुणसूत्र होते हैं। पहले कितने थे, 46, 46 थे। क्यों, क्योंकि वहां पर 2n था। अब अर्धसूत्रण हो चुका है, उसकी वजह से क्या हो चुके हैं, वो 2n डिवाइड करके n और n में बदल चुके हैं, यानी कि 46 का हाफ कर दोगे तो क्या आ जाएगा फिर 23 इन नंबर, राइट। आगे देखिए, द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं दूसरे अर्धसूत्री विभाजन, पहले तो क्या था, पहला ये देखो, याद रखना है आपको कि प्रथम अर्धसूत्री विभाजन कब हुआ था, कब हुआ था, प्राइमरी शुक्राणु कोशिका के अंदर। अब होगा दूसरा अर्धसूत्री विभाजन। दूसरा अर्धसूत्री विभाजन कहाँ पर हो रहा है, देखिए द्वितीयक शुक्राणु कोशिका में। अब द्वितीयक शुक्राणु कोशिका दूसरे अर्धसूत्री विभाजन से गुजरते हुए 4 बराबर अगुणित शुक्राणु प्रसु स्पर्मेटिड पैदा करते हैं। बच्चों क्या हुआ, मियोसिस 1 हुआ सबसे पहले। इस मियोसिस 1 ने क्या किया था, सेकेंडरी बना लिए थे। अब सेकेंडरी भी क्या करेगा, फिर से मियोसिस करेगा, यानी कि मियोसिस सेकेंड होगा। ये मियोसिस फर्स्ट था, फिर से मियोसिस सेकेंड होगा और ये क्या बना लेंगे, 4, 1 2, ये भी डिवाइड करेंगे 2, n, ये भी n और ये भी n। अब इसको क्या बोलोगे आप, इसको आप बोलोगे शुक्राणु प्रसु। क्या बोलोगे इसको आप, शुक्राणु प्रसु, यानी कि इंग्लिश में अगर मैं बात करूं तो मैं इंग्लिश में बोलूंगी इसको स्पर्मेटिड। क्लियर हो गई होगी इतनी बात आई थिंक आप लोगों को, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे तरीके से समझने की कोशिश कीजिए, बिकॉज आप सारी चीजें पढ़ चुके हैं, बट आपको एनसीईआरटी हम पढ़ा रहे हैं, तो एनसीईआरटी की हर एक लाइन आपको बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्चुअली आपको समझाई जा रही है, तो आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। तो यहाँ पर क्या बोला हमने, सबसे पहले प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था, उसने मियोसिस 1 किया सबसे पहले, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना लिया, उसने दोबारा से मियोसिस किया और बना लिए 4 को क्या बोला हमने, शुक्राणु प्रसु, यानी कि स्पर्मेटिड। क्लियर इतनी बात, आगे देखिए, शुक्राणु प्रसु स्पर्मेटिड कहते हैं। 3.5 में भी दिया हुआ है, वो मैं भी आपको आगे समझा दूंगी, ठीक है। अब देखिए, शुक्राणु प्रसु में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होनी चाहिए, वही होगी n 23 इन नंबर, राइट। आगे देखिए, क्योंकि अब रिड्यूस नहीं होगा, ठीक है, 46 से रिड्यूस हो गया 23 हो चुका है, अब वो और ज्यादा रिड्यूस
नहीं होता है। आगे देखिए, शुक्राणु प्रसु रूपांतरित होकर शुक्राणु स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म का निर्माण करते हैं। क्या बोला जा रहा है कि जो शुक्राणु प्रसु है वो शुक्राणु प्रसु कैसे होते हैं, इमेच्योर होते हैं। इमेच्योर का मतलब इन द सेंस आप कह सकते हैं कि वो ओवम को यानी कि अंडाणु को फर्टिलाइज करने की कैपेसिटी उनके पास में नहीं होती है, इसीलिए उनको किसमें चेंज किया जाता है, शुक्राणु स्पर्मेटोजोआ या फिर स्पर्म के अंदर उनको चेंज किया जाता है, तभी उनके पास में वो कैपेसिटी आती है। और इसी प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, शुक्राणु जनन और स्पर्मियोजेनेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं अलग से हाईलाइट कर रही हूँ ताकि आप इसको याद रखें, और इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट का साइन बना रही हूँ मैं यहाँ पे। शुक्राणु जनन स्पर्मियोजेनेसिस, अभी भी इसी से क्वेश्चन आया था 2022 में नीट में, और इंपॉर्टेंट लाइन है तो आपको याद रखनी है ये। तो शुक्राणु जनन और स्पर्मियोजेनेसिस इसको कहा जाता है। किसको, जब शुक्राणु प्रसु को चेंज किया जाता है किसमें, शुक्राणु में या फिर स्पर्मेटोजोआ में या फिर स्पर्म में, इसी प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, स्पर्मियोजेनेसिस, शुक्राणु जनन। यानी कि शुक्राणु जनन कितने से प्रोसेस को बोल रहे हैं, पूरे प्रोसेस को नहीं बोल रहे हैं, पूरे प्रोसेस को तो हम क्या बोल रहे हैं, शुक्र जनन। पूरे प्रोसेस को शुक्र जनन कब से लेकर, जब नर जन्म कोशिका थी अपरिपक्व, उससे लेकर जो शुक्राणु बनेगा उस पूरे प्रोसेस को हम बोल रहे हैं शुक्र जनन। लेकिन केवल जब शुक्राणु प्रसु से यानी कि मैच्योर से, इस शुक्राणु प्रसु से जब शुक्राणु बनेगा, राइट, जब शुक्राणु बनेगा तो इस शुक्राणु के बनने को क्या बोला जा रहा है, इस शुक्राणु के बनने को बोला जा रहा है बच्चों स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस, क्लियर है इतनी बात। आगे देखिए, शुक्राणु जनन के पश्चात शुक्राणु शीट्स सर्टोली कोशिका में अंतःस्थापित एम्बेडेड हो जाते हैं, और अंत में जिस प्रक्रिया द्वारा, इतनी बात आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं हम इसमें, देखिए क्या बोला जा रहा है अब आगे। यहाँ पर यहाँ तक हमने देख लिया था शुक्राणु जनन तक। शुक्राणु जनन के पश्चात शुक्राणु शीट सर्टोली कोशिका में अंतःस्थापित एम्बेडेड हो जाते हैं, और अंत में जिस प्रक्रिया द्वारा शुक्राणु शुक्रजनक नलिकाओं से मोचित रिलीज होते हैं उस प्रक्रिया को वीर्यसेचन या फिर स्पर्मिएशन कहते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये लाइन भी इम्पोर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन बनकर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सर्टोली कोशिका मैंने आपको बताया था नर्स सेल होती है जो कि शुक्राणु को पोषण प्रदान करने का काम करती है। तो ये क्या करते हैं, शुक्राणु जनन जब कंप्लीट हो जाता है तो स्पर्म के जो हेड होते हैं, सिर होते हैं, वो सर्टोली कोशिका में एम्बेडेड हो जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए सर्टोली कोशिका है, ये दिया हुआ है आपको शुक्रजनक नलिका का एक दृश्य। ये है शुक्राणु, ये आपको नजर आ रहा है, ये शुक्राणु, और यह है शुक्राणु प्रसु। शुक्राणु प्रसु का मतलब क्या है, जो कि इमेच्योर है, अभी पूरी तरीके से मैच्योर नहीं हुए हैं, उनको अभी चेंज होने की जरूरत पड़ती है। ये प्राथमिक शुक्र कोशिका, ये द्वितीयक शुक्र कोशिका, और ये क्या है, ये जो है ये है शुक्राणु जन, यानी कि स्टार्टिंग में जो सेल मैंने आपको बताई थी जिससे पूरा फॉर्मेशन स्टार्ट होगा, और यह है सर्टोली कोशिका। इन सर्टोली कोशिका में देखो इनके हेड घुसे हुए हैं ना, ये दिख रहा है आपको, ये है शुक्राणु प्रसु, ये वाला जो पार्ट है पूरा ये है शुक्राणु प्रसु, ये पूरा शुक्राणु प्रसु का ये हेड है। ये हेड किसमें एम्बेडेड किया हुआ है, किसके अंदर एम्बेडेड किया हुआ है, सर्टोली कोशिका के अंदर। ये सर्टोली कोशिका है, ये भी ठीक है, ये भी सर्टोली कोशिका ही है। इस सर्टोली कोशिका के अंदर स्पर्म के हेड ने खुद को एम्बेडेड कर रखा है, और ये शुक्रजनक नलिकाओं से फिर मोचित कर दिए जाएंगे, और इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, वीर्यसेचन यानी कि स्पर्मिएशन। क्लियर है इतनी बात। चलिए आगे देखिए, शुक्रजनन प्रक्रिया
शुक्र जनन प्रक्रिया किशोरावस्था यौवनारंभ में से होने लगती है, क्योंकि इस दौरान गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन यानी कि GnRH, अब ये क्या पढ़ रहे हैं हम, हार्मोनल कंट्रोल, क्या पढ़ रहे हैं ये हम, हार्मोनल कंट्रोल इन मेल्स, ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं इसमें हम, हार्मोनल कंट्रोल, कौन कौन से हार्मोन्स का कंट्रोल किया जाएगा, किस तरीके से किया जाएगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के श्रवण में काफी वृद्धि होती है। इसका लेवल कैसा हो जाता है बच्चों, इसका लेवल काफी बढ़ जाता है। यह आपको याद होगा कि यह अधश्चेतक यानी कि हाइपोथैलेमिक हार्मोन है, किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, ये हाइपोथैलेमस के द्वारा। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के स्तर में वृद्धि के कारण यह किसको स्टिमुलेट करता है, अग्र पीयूष ग्रंथि को, किसको स्टिमुलेट करेगा, ये स्टिमुलेट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी को, ठीक है, अग्र पीयूष ग्रंथि को ये स्टिमुलेट करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर कार्य करता है। तथा दो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन पीतपिंडकर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH और फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन FSH के श्रवण को उद्दीपित करता है। ये क्या करेगा बच्चों, ये क्या करेगा, एक तो LH और एक FSH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के लेवल को क्या करेगा, के श्रवण को उद्दीपित करता है, स्टिमुलेट करता है। आगे देखिए LH लीडिंग कोशिकाओं पर कार्य करता है। LH किस पे काम करेगा, ये काम करेगा लीडिंग सेल्स पर, लीडिंग कोशिकाओं पर, और इसके बदले में नहीं, देखिए LH लीडिंग कोशिकाओं पर कार्य करता है और एंड्रोजन के संश्लेषण को स्रावित करता है। क्या करता है ये, एंड्रोजन के संश्लेषण को स्रावित करता है, जो कि क्या है, मेल हार्मोन है। आगे देखिए इसके बाद में पुंजन का मीनिंग क्या है, एंड्रोजन, एंड्रोजन शुक्राणु जनन की प्रक्रिया को उद्दीपित करता है। अभी क्या करेगा, एंड्रोजन क्या करेगा, क्या करवाना है, अभी स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस करवाना है, तो उस शुक्राणु जनन के लिए ये उसको उद्दीपित करने का कार्य करता है। आगे देखिए FSH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सर्टोली कोशिका पर कार्य करता है और कुछ घटकों के श्रवण को उद्दीपित करता है, जो शुक्राणु जनन की प्रक्रिया में सहायता करते हैं। ओवरऑल ये सभी मिलकर स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को करवाते हैं। आगे देखिए अब स्पर्म का डायग्राम देख लेते हैं हम। स्पर्म शुक्राणु की रचना, शुक्राणु की संरचना आ चुकी है। अब शुक्राणु की संरचना देखिए, इसमें क्या क्या होता है शुक्राणु की संरचना में, एक होता है शीश यानी कि हेड, ग्रीवा नेक, और एक होता है मध्य खंड यानी कि मिडिल पीस, और एक होती है पूंछ यानी कि टेल, राइट। आगे बढ़ते हैं। पूंछ टेल की बनी होती है। देखिए ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ये किसका है, स्पर्म का, ह्यूमन स्पर्म का ये डायग्राम है। तो देखिए इसमें सबसे पहले ये दिया हुआ है, ये वाला पार्ट है हेड यानी कि शीश, ग्रीवा का मीनिंग क्या होता है, नेक, मध्य खंड क्या है, मिडिल पीस, और ये क्या है, टेल, राइट। तो चलिए देखिए सबसे पहले ये वाला रीजन किसका है, इनका हेड वाला रीजन, राइट। ये कौन सा है, हेड वाला रीजन। इस हेड वाले रीजन किस किस से मिलकर बना होता है, इसके हेड वाले रीजन पर एक टोपी नुमा संरचना होती है जिसको क्या बोला जाता है, एक्रोसोम यानी कि अग्रपिंडक। क्या बोला जाता है बच्चों, एक्रोसोम यानी कि अग्रपिंडक। इसके पास में क्या होते हैं, इसके पास में कई सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो कि ओवम की वॉल को, अंडाणु की वॉल को भेदने का कार्य करते हैं, क्योंकि जब तक स्पर्म ओवम की वॉल को यानी कि ओवम की भित्ति को तोड़ के नहीं जाएगा अंदर, तब तक तो निषेचन हो ही नहीं पाएगा, और निषेचन नहीं होगा तो जायगोट नहीं बनेगा, युग्मनज नहीं बनेगा, और युग्मनज नहीं बनेगा तो आगे एम्ब्रियो कैसे बनेगा। समझ में आ रही है मेरी बात।
तो आगे देखिए, एक्रोसोम जो है अग्रपिंडक, इसके पास में कई सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इसके अंदर भरे हुए होते हैं और इसके ऊपर क्या होती है, जीव द्रव्य कला यानी कि प्लाज्मा झिल्ली। नीचे वाले रीजन पे होते हैं ग्रीवा, यहाँ पे सेंट्रियोल्स होते हैं, राइट। ये नीचे वाला पार्ट है मध्य खंड, मिडल पीस। इसके मध्य पीस के अंदर, मध्य खंड के अंदर क्या होते हैं, कई सारे सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो कि स्पर्म को तैरने में, क्योंकि क्या करना है, स्पर्म को बहुत लंबा पाथ ट्रेवल करना है, उसको मेल की बॉडी से उसको फीमेल की बॉडी के अंदर जाना है स्पर्म को, तो उसके पास में हाई मोटिलिटी होनी चाहिए, तैरने की काबिलियत होनी चाहिए। तो उसके लिए उसको ऊर्जा की ज़रूरत होगी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो उसी एनर्जी को कौन फुलफिल करता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर इतनी बात। आगे देखिए, लास्ट रीजन होता है पूंछ यानी कि टेल, जो कि इसको तैरने में सहायता करती है। ये तो तैरने में सहायता करती है और तैरने के लिए एनर्जी कौन प्रोवाइड कराता है, यही माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि कहाँ पर स्थित होता है, मध्य खंड के अंदर यानी कि मिडिल पीस के अंदर। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हम थ्योरी वाला पार्ट कंप्लीट करते हैं। देखिए, अब यहाँ पर टेल की बनी होती है, एक प्लाज्मा झिल्ली शुक्राणु की पूरी काया बॉडी को आवृत किए रहती है। देखिए, पूरी बॉडी को कवर करके हुए रखती है ये प्लाज्मा झिल्ली। शुक्राणु के शीर्ष में एक दीर्घीकृत इलोंगेटेड अगुणित केंद्रक न्यूक्लियस होता है। दिख रहा है हमको यहाँ पर जो है केंद्रक युक्त गुणसूत्री पदार्थ यहाँ पर इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आगे देखिए, तथा इसका अग्रभाग टोपीनुमा संरचना से आवृत होता है, जिसे अग्रपिंडक यानी कि एक्रोसोम कहते हैं। इस अग्रपिंडक के अंदर क्या होते हैं, देखो अभी बताया था, उन प्रकिण्वों यानी कि एंजाइमों से भरा होता है जो अंडाणु के निषेचन में मदद करते हैं। क्लियर है। आगे देखिए, शुक्राणु के मध्य खंड में असंख्य सूत्रकणिकाएं यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, जो कि पूंछ को गति प्रदान करने के लिए एनर्जी यानी कि ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण शुक्राणु को निषेचन करने के लिए आवश्यक गतिशीलता करना सुगम बनाता है। आगे देखिए, मैथुन क्रिया के दौरान पुरुष 20 से 30 करोड़ शुक्राणु स्खलित करता है और सामान्य उर्वरता अबंधता से लगभग, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ। देखिए, ये वाली लाइन जो दी हुई है इंपॉर्टेंट है। कौन सी, मैथुन क्रिया के दौरान पुरुष 20 से 30 करोड़ शुक्राणु स्खलित करता है। नॉर्मल कॉप्युलेशन के टाइम पर मेल जो है 20 से 30 करोड़ स्पर्म का इजैक्यूलेशन स्खलित करते हैं और सामान्य उर्वरता अबंधता से लगभग 60% शुक्राणु निश्चित रूप से सामान्य आकार और आकृति वाले होने चाहिए। इनमें से कम 40% आवश्यक रूप से सामान्य जनन क्षमता के लिए तीव्र गतिशीलता प्रदर्शित करते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन है ये, आपको ये लाइन याद रखनी है। क्या याद रखनी है, एक टाइम पर 20 से 30 करोड़ शुक्राणु इजैक्यूलेट स्खलित किए जाते हैं, उनमें से 60% स्पर्म के पास में सामान्य आकृति, सामान्य शेप और साइज होना चाहिए और उनमें से भी, उस 60 में से भी 40% के पास में 40% के पास में जो है तीव्र गतिशीलता प्रदर्शित होनी चाहिए। तभी जाकर निषेचन, तभी जाकर फर्टिलाइजेशन पॉसिबल हो पाता है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं हो पाता है। क्लियर है इतनी बात, इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, शुक्रजनक नलिकाओं से मोचित रिलीज शुक्राणु सहायक नलिकाओं द्वारा ट्रांसपोर्टेड वाहित किए जाते हैं और शुक्राणु की परिपक्वता एवं गतिशीलता के लिए अधिवृषण, शुक्रवाहक, शुक्राशय तथा पुरस्थ ग्रंथियों का श्रवण भी आवश्यक है, क्योंकि शुक्राणु की परिपक्वता, गतिशीलता के लिए ये जो सारी मैंने आपको ग्लैंड्स बताई थी, कौन कौन सी, अधिवृषण, शुक्रवाहक है, शुक्राशय है, पुरस्थ ग्रंथि है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, उन सभी का श्रवण आवश्यक होता है। शुक्राणुओं के साथ साथ शुक्राणु प्लाज्मा मिलकर
वीर्य यानी कि सीमन का निर्माण करते हैं। और उसी सीमन के अंदर, ये सीमन किस तरीके से बनता है, ये सीमन ये सारी ग्लैंड्स मिलकर बनाती है, साथ में उसमें स्पर्म भी होते हैं। पुरुष की सहायक नलिकाओं और ग्रंथियों के कार्य को वृषण हार्मोन यानी कि एंड्रोजन बनाए रखता है। किसमें मदद करता है एंड्रोजन, ये सहायक नलिकाओं और ग्रंथियों के कार्य को ये वृषण हार्मोन क्या करता है, एंड्रोजन बनाए रखने का कार्य करता है। क्लियर है इतनी बात। चलिए ये वाला जो पार्ट है हमारा, ओके, ये वाला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। कहाँ तक, ये वाला पार्ट है हमारा यहाँ तक का स्पर्मेटोजेनेसिस वाला, राइट। स्पर्मेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस जो मेल में पढ़े थे हमने, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो पहले मैं आपको पूरा कंप्लीट कर देती हूँ गैमेटोजेनेसिस का, स्पर्मेटोजेनेसिस, उसके बाद में फिर हम oogenesis नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो पहले मैं एनसीईआरटी का डायग्राम आपको समझा देती हूँ। देखिए, रुकिए, एक साथ दिया हुआ है एनसीईआरटी ने, ये रहा। देखिए यहाँ पर शुक्र जनन की अभी बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी आपको शुक्र जनन ही बताया है यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस, तो अभी हम इसकी बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम अंड जनन कवर कर लेंगे, उसके बाद में हम दोनों को रिलेट करके मैं आपको बताऊंगी, राइट। तो देखिए सबसे पहले आपको बताया था मैंने कि ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस है यानी कि शुक्र जनन है, वो जन्म के पहले ही, सॉरी गलत बोल गई मैं, जन्म के पहले नहीं, किशोरावस्था के टाइम पर, किशोरावस्था के टाइम पर स्टार्ट होता है। oogenesis होता है जन्म के पहले ही, तो ठीक है। तो जो शुक्र जनन है वो नरों के अंदर, नरों में किशोरावस्था के समय स्टार्ट होता है। यौवनारंभ पर, यौवनारंभ कौन सी होती है, किशोरावस्था, प्यूबर्टी स्टेज। तो वहां पर जो शुक्राणु जन है, ये देखिए प्राइमरी जो सेल है, ये शुक्राणु जन है, ये क्या करेगी, सबसे पहले सूत्र विभाजन करेगी। सूत्र विभाजन का मीनिंग क्या है, माइटोसिस। क्या करेगी, ये माइटोसिस करेगी। इसमें विभेदन शुरू हो जाता है और क्या बनाते हैं, ये प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं बनाते हैं। प्राथमिक शुक्र कोशिका मैंने आपको बताया था, उसके बाद में क्या होगा, प्राइमरी फर्स्ट बार मियोसिस होगा, यानी कि प्रथम अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस 1। ये मियोसिस 1 हुआ। देखिए अभी अपना नंबर इंक्रीज कर रहा था समसूत्री विभाजन से, फिर विभेदीकरण के बाद में क्या बना लेगा, ये प्राथमिक शुक्र कोशिका बना लेगी। ये प्राथमिक शुक्र कोशिका बन चुकी है। अब इसमें क्या होगा, मियोसिस 1 होगा, ये मियोसिस 1 हो गया और मियोसिस 1 ने क्या किया इसको, ये यहाँ तक क्या था, ये 2n था, अब इसने क्या किया, इसको n में बदल दिया, अर्धसूत्री हो गया, तो यहाँ पर n हो जाएगा 2n का। यहाँ पे 46 इन नंबर था और यहाँ पर कैसा हो जाएगा, 26 इन नंबर। ये द्वितीय शुक्राणु कोशिका में बदल गया। इसने क्या किया, दोबारा से फिर द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन किया और क्या बना लिया, इस शुक्राणु प्रसू यानी कि स्पर्मेटिड, वेट अ सेकेंड, क्या बना लिया इसने बना लिया स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड को क्या बोला हमने, शुक्राणु पूर्व या फिर शुक्राणु प्रसू। अब इसने क्या किया, फिर से विभेदन किया और किसका निर्माण कर लिया, शुक्राणु का, यानी कि स्पर्म का, यानी कि स्पर्मेटोजोआ भी आप इसको बोल सकते हैं, स्पर्मेटोजोआ, यानी कि शुक्राणु प्रसू का तो निर्माण पहले से ही हो गया था। अब यहाँ पर क्या बने हैं, यहाँ पर ये बन चुके हैं शुक्राणु। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले क्या था, 46 है नंबर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, सॉरी हमने यहाँ पे 26 लिख दिया, यहाँ पे 23 होगा। 23, ओके, ये 23 हो गया। यहाँ पे 46 था, ये 46 था, और इसने क्या किया, मियोसिस की वजह से इनका नंबर ऑफ क्रोमोसोम कम हो गया। क्यों, क्योंकि ये न्यूनकारी विभाजन है। तो यहाँ पर 23 कंप्लीट हो गए। 23 के बाद में शुक्राणु प्रसू बन गया। शुक्राणु प्रसू ने क्या किया, स्पर्मेटोजोआ का निर्माण कर लिया। यहाँ पे प्रति कोशिका गुणसूत्रों की संख्या दी हुई है, पहले था 46, फिर हो गया 23 और फिर 23 मेंटेन रहा। ये oogenesis है, अंड जनन, जो कि मादाओं में होगा, फीमेल्स में। ये मेल्स में हमने कंप्लीट कर लिया है।
तो इसे इतना कंप्लीट कर लिया है हमने। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम हमारा अंडजनन यानी कि oogenesis प्रोसेस बच्चों कंप्लीट करेंगे। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी बहुत अच्छे तरीके से। एक एक लाइन को एनसीईआरटी की हमने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। तो आपको क्या करना है, एनसीईआरटी की लाइन पढ़नी है, बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को रिकॉल करना है, रिवाइज करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर oogenesis स्टार्ट करेंगे, वही लाइन टू लाइन एनसीईआरटी की। सो टिल देन बच्चों, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड बाय बाय।